आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देहरादून से खबर है। देहरादून नगर निगम के स्टोर रूम से चोरी हुई अहम फाइलें। स्टोर रूम ताला तोड़ करके वहां पर फाइलें चुरा दी गई हैं। स्टोर रूम से अहम फाइलें चोरी होने से नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है। सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश अब की जा रही है। देहरादून से बड़ी खबर, देखिए नगर निगम के स्टोर रूम से चोरी हुई है अहम फाइलें कहा जा रहा है और ताला तोड़ करके रूम का वहां से फाइलें गायब कर दी गई हैं। स्टोर रूम से अहम फाइलें चोरी होने से नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है और अब सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश की जा रही है। कौन हो सकते हैं, मकसद क्या हो सकता है, ये जानना बहुत अहम हो जाता है। आपको निर्देशित किया गया क्योंकि रिकॉर्ड डिजिटलाइज ऑलरेडी हो चुका था, तो उसका डिजिटल माध्यम से उसको तत्काल रिक्रिएट कर लिया जाए ताकि पब्लिक को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आज ही एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें पुलिस के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया है कि जल्दी इस के संबंध में जो है तहकीकात कर ली जाए। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू के पास बंद हो गया है। भूस्खलन की वजह से हाईवे बंद होने की जानकारी है। मलबा वहां पर गिरा जिस वजह से हाईवे बंद है। रोड पर वाहनों की लंबी कतार वहां पर लगी हुई है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, तस्वीर में दिखाते हैं आपको। गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू के पास बंद हुआ। ये भूस्खलन की तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन की वजह से हाईवे पर मलबा गिरा जिस वजह से ये पूरा हाईवे फिलहाल बंद है कहा जा रहा है और यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं वो प्रभावित इससे हुए हैं। रोड पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। धरासू के पास हाईवे पूरी तरीके से बंद। ऊपर से मलबा गिरता है भूस्खलन की वजह से, जिसके बाद ये हाईवे बंद हुआ है। हाईवे को खोलने के लिए लगातार काम वहां पर जारी है। जिस वक्त भूस्खलन हुआ ये उसी वक्त का फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। अब गाड़ियों की लंबी कतार वहां पर हाईवे की दोनों ही तरफ लगी हुई है ये कहा जा रहा है। गंगोत्री हाईवे बंद हो गया भूस्खलन के बाद। धरासू के पास ये हाईवे पर मलबा गिरा जिसके बाद हाईवे पूरी तरीके से बंद है। मसूरी से अगली खबर, मसूरी में प्रदेश सरकार ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया है और इस चिंतन शिविर के जरिए सरकार विकास का पूरा रोड मैप तैयार करेगी। सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए और इस शिविर में सीएम पुष्कर सिंह धामी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के सचिव, विभागाध्यक्ष और तमाम उच्च अधिकारी मौजूद हैं। पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अगले 5 साल में राज्य की आय दोगुनी करने के लिए एक्सपर्ट हायर करने को कहा था और उसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने अमेरिका की एक कंपनी का चयन किया हुआ है और यहाँ पर पूरा रोड मैप उत्तराखंड के विकास को लेकर किस तरीके का होगा उसी पर मंथन होगा। चिंतन शिविर इसको नाम दिया गया है। मसूरी में चिंतन शिविर चलना है धामी सरकार का। चिंतन शिविर उत्तराखंड के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर कैसे हमारा राज्य अगले आने वाले 5 सालों में 10 सालों में इसका रोड मैप बने, किस प्रकार से यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, यहाँ की जीएसटी में ग्रोथ हो, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, हमारे अधिकारी गणों का ठीक प्रकार से जगह जगह पर प्रवास हो, हमारे सभी नेताओं का प्रवास हो, मंत्रियों का प्रवास हो दूर दराज के इलाकों में। और जो विकास का मॉडल है वो जैसे पुराने समय में लखनऊ में मॉडल बनता था, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के संयुक्त रूप से जब हम लोग वहाँ थे तो वहीं से योजनाएं बनती थी। अब केवल देहरादून बेस्ड न बने बल्कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बने और सबकी जवाबदेही तय हो। अब चलिए इसी चिंतन शिविर को लेकर विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, देखिए 2 दिन का चिंतन शिविर ये चल रहा है और इस सरकार में पहली मर्तबा है जब इस तरीके से चिंतन हो रहा है। इसका मकसद क्या है, आप जरा बताएं अपने शब्दों में। दीपा, देखिए जैसा अभी आपने बताया कि पिछले दिनों जो प्राइम मिनिस्टर का एक कॉन्क्लेव था जिसमें सभी चीफ मिनिस्टर शामिल हुए थे, उन्होंने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि आप अपने अपने राज्यों की आय बढ़ाने के लिए, आय के संसाधन बढ़ाने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए। तो उसी दौरान ये सब चीज़ें तय हो गई थी। तो उसी क्रम में प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों के क्रम में ही आज मसूरी में पूरी उत्तराखंड सरकार वहाँ बैठी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू और तमाम ब्यूरोक्रेट्स वहाँ हैं। इसके अलावा आईआईटी के एक्सपर्ट हैं। अभी जैसा अभी आपने बताया कि अमेरिका की एक नंबर 1 कंपनी, जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, जो व्यापार, कारोबार और इन सब मानव संसाधन इन सब में परामर्श देती है, उसको हायर किया गया है। उसके एक्सपर्ट्स की टीम आई हुई है
उन्हीं के साथ, अधिकारियों के साथ वो मंथन आज से शुरू हो गया है। मंथन किस चीज़ पर शुरू हो रहा है कि चूंकि अर्बनाइजेशन में बढ़ना है तो ग्रीन फील्ड सिटी कैसे बनेंगे। जैसे पहाड़ों पर सड़कें बिछानी हैं तो सड़कों को मतलब उनको वो ग्रीन फील्ड वाला भाव या उसका पुट वो कहाँ से आएगा, क्योंकि वो एक नया मैकेनिज्म कैसे होगा कि जो पर्यावरण को क्षति ना पहुँचे और सड़कों का जाल भी बिछ जाए। जो अभी हमारे पास मानव संसाधन है तो वो एक्सपर्ट बताएंगे अधिकारियों के साथ बातचीत करके, जो मानव संसाधन इस समय राज्य में उपलब्ध है उसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, राज्य के आय के स्रोत कौन से हैं, क्या क्या हो सकता है। आईटी बेस्ड जो सर्विस है दीपा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज के समय में जो जमाना है, जो युग चल रहा है, जो दौर चल रहा है वो आईटी का है। तो आईटी बेस्ड सर्विस जितनी भी है जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करती हैं उनको और कैसे कर सकते हैं। जो उत्तराखंड के लिए फ्यूचरिस्टिक प्लान है, भविष्य की ऐसी योजनाएं जो उत्तराखंड को आगे ले जा सकती है, एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए और नया मैकेनिज्म क्या हो सकता है, क्या किस तरह से निवेश को यहाँ बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे एम्प्लॉयमेंट मिले, मतलब रोजगार सर्जन हो। राज्य की जीडीपी को अगले 5 साल में कैसे दोगुना करना है, आय को कैसे दोगुना करना है, इन सब चीज़ों पर पूरी ये जो एक कंपनी जिसका अभी आपने जिक्र किया, इसके तमाम एक्सपर्ट, वर्ल्ड लेवल के एक्सपर्ट आए हुए हैं। आईआईटी रुड़की से लोग हैं। नीति आयोग अपने बहुत एक्सपर्ट तो नहीं भेज सका, लेकिन कुछ एक्सपर्ट उन्होंने भेजे हैं, वो भी आज मंथन इस पर कर रहे हैं। और मुख्य सचिव ने साफ साफ अभी इस आज से चले एक सत्र में कहा है कि जो नौकरशाह फाइलों पर निर्णय नहीं ले सकते या जनहित में रूल बदलने के बजाय निर्णय लेने में पीछे हट जाते हैं, तो ऐसे नौकरशाहों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अभी 3 दिन का होगा, 2 दिन ब्यूरोक्रेट्स और एक्सपर्ट, और आखिरी के दिन मिनिस्टर्स, एक्सपर्ट और ब्यूरोक्रेट ये होंगे। ठीक है, मंथन यहाँ पर विकास को लेकर हो रहा है, संपूर्ण विकास ये एजेंडा है सरकार का, बार बार ये कहा जाता है। अब इम्प्लीमेंट किस तरीके से होता है, क्या किस तरीके से रोड मैप तैयार होता है, यहाँ से लगातार नजर होगी। अजीत जी, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। प्रदेश की सरकार के चिंतन शिविर में कांग्रेस अब सवाल उठा रही है। इस शिविर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि इस तरह के चिंतन शिविर पहले भी होते रहे हैं मगर फायदा कुछ हुआ नहीं। ऐसे नाटक हम बहुत समय से देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, रुपये की कीमत बढ़ेगी, कहते कहते आज 83 रुपये का डॉलर हो गए, सब ने देखा है। बर्बादियां हो रही, एक तरफ नौकरियां खत्म की जा रही, रेलवे की अकेले 70,000 से ज़्यादा नौकरियां खत्म कर दी, एसएसबी की सिविल विंग खत्म कर दी, एमईएस में लगभग 30,000 भर्तियां खत्म कर दी। ऐसे अनेकों डिपार्टमेंट है जिसमें नौकरियां खत्म करती हैं। आज बेरोजगारी का जो दर है वो बढ़ गई है। तो बीजेपी ऐसे नाटक करती रही है और प्रदेश भी आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्जे में चले गया है। और ऐसे नाटक प्रदेश की जनता, देश की जनता अनेकों बार देख चुकी है। कुछ फ्रूटफुल दिखाई दे, सामने आए, तब हमको समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं। रुड़की से बड़ी खबर है। पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। कांग्रेस के सामने मौजूदा समय में बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी पर उन्होंने छोड़ा है। मैं 2024 में भी इसी ऊर्जा के साथ चुनाव में नजर आऊंगा, हरीश रावत ने कहा। रुड़की में उनकी मौजूदगी। पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। कांग्रेस के सामने इस वक्त में मौजूदा समय में बहुत बड़ी चुनौती है, इस बात का जिक्र किया है। और 2024 आम चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी पर छोड़ा है। में क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं अब जिस मुकाम पर हूँ उस मुकाम पर मैं अपने मन से कोई निर्णय नहीं कर सकता। पार्टी जैसा आदेश करेगी। इस समय बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है कांग्रेस के लिए। तो इस चुनौतीपूर्ण समय में मेरी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि नया नेतृत्व उभर करके आए, नए लोग आए। इस चुनाव में कम से कम जो ये लोकसभा का चुनाव होगा, इस चुनाव में मैं इसी उमंग के साथ, इसी जोश के साथ कांग्रेस के लिए कार्य करता हुआ दिखाई दूंगा। और देखिए, पूर्व सीएम हरीश रावत आज रुड़की में पदयात्रा निकाल रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि उनकी ये यात्रा संवैधानिक मूल्यों को लेकर है। हालांकि हरीश रावत की पदयात्रा के दौरान भी कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी साफ तौर से दिखाई दे रही है। हरीश रावत की पदयात्रा में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता नदारद हैं। रहेंगे प्रमुख इसमें एक तो देखिए, देश के अंदर सहिष्णुता समाप्त हो गई है।
भाईचारा समाप्त हो गया। हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप जो एक देश को महान बनाने के लिए, ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आवश्यक है, वो नहीं दिखाई दे रहा। आज कई तरीके के विद्वेष जन्म लेने लग गए हैं, जिसमें भाषा का है, संस्कृति का विद्वेष है, धर्म का विद्वेष है, जातियों का विद्वेष है, क्षेत्रीय विद्वेष है। ये सब विद्वेष जो पैदा हो रहे हैं, हम चाहते हैं नहीं, भारत 21वीं सदी में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम आधुनिक दृष्टि के साथ आगे बढ़ें और सब मिलजुल करके आगे बढ़ें, और सत्ता को सबका होना चाहिए, ये सबके नहीं है। ये सब में झगड़ा पैदा करके अपना पूरा करने वाली सत्ता है। इसलिए जो है हमारी जो यात्रा का मेन उद्देश्य है वो सहिष्णुता, अपने संवैधानिक मूल्यों, अपनी आज़ादी के मूल्यों की रक्षा करना है, संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को आगे एक झंडाबरदार के रूप में ले करके चलने की धारणा है। बहुत ही गुटबाजी नज़र आ रही है कांग्रेस में, क्या कहना? कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, अपने अपने विचार होते हैं और उसके बाद जो पार्टी तय करती है उसका सब लोग अनुसरण करते हैं। कल प्रीतम सिंह जी ने सचिवालय में कुछ किया, वहाँ कोई नज़र नहीं आया। अब कर्ण महाराज जी जो है हल्द्वानी में थे, इसके पास कुछ होंगे तो वही तो अलग अलग दिशाओं में कमाने जाएंगे, अलग अलग काम करेंगे। अब भाजपा की तरीके से कांग्रेस नहीं है कि जिसमें मालिक आरएसएस है, जो उनका हुक्म आता है सब एक ही दिशा में चलते हैं। कांग्रेस के अंदर सब लोग अपने अपने व्यक्तित्व रखते हैं और काम करते हैं। अनंतो गत्वा जो है, पानी वहीं तो आएगा जहाँ पर बर्तन होगा, वहीं तो इकट्ठा होगा। तो यदि सब लोग काम करेंगे तो लाभ तो उसका कांग्रेस को ही होगा। अनंतो गत्वा जो है, लाभ कहीं और बिखर थोड़ी जाएगा। तो ये जहाँ भी जो भी हुआ, बहुत कामयाब कार्यक्रम रहा कल का भी, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उनमें से यहाँ भी आएंगे। तो मेरे साथी विनीत त्यागी ने बात की हरीश रावत से, वो पूरी बातचीत आपने सुन ली है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं रुड़की, वहां से विनीत खुद जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनीत, गुटबाजी से वो इनकार कर रहे हैं हरीश रावत, किस तरीके से वहां पर उनकी पदयात्रा आगे बढ़ रही है? कोई बड़ा चेहरा और वहां पर पहुंचा इस वक्त तक पदयात्रा में शामिल होने के लिए? विनीत जी बिल्कुल, देखिए दीपा, जिस तरह से आज हरीश रावत, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, वो आज पद यात्रा निकाल रहे हैं, यानी भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा उन्होंने नाम दिया है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस जो कार्यकर्ता उनमें काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से आप बात करें, कोई बड़े पदाधिकारी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा पहुंचे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी पहुंचे हैं और तमाम जो स्थानीय विधायक है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो यानी पूरी तरह से कांग्रेस आज जो है एक मंच पर दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि उन्होंने हरीश रावत ने जो है गुटबाजी जिस तरह से देखी जा रही है, तो उस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, यानी कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है। सभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग अपने व्यक्तित्व से कार्य करते हैं। तो कल उनका कोई निश्चित कार्य रहा हुआ, तो उस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि कोई गुटबाजी कांग्रेस में नजर नहीं आ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से जब हमने उनसे पूछा कि आप क्या 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि मेरी इच्छा अभी चुनाव लड़ने की नहीं है, यानी मैं अपना पूरा जीवन जो है अपने बच्चों जो पोती है उनमें बिताना चाहता हूं। तो फिलहाल उन्होंने यही संकेत दिए हैं, अगर मुझे पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ भी सकता हूं। हालांकि उन्होंने अपना फिलहाल जो पूरा जीवन है अपने बच्चों के साथ बिताने की बात कही है। तो अब देखना ये होगा कि इस तरह से आज हरीश रावत की जो 4 दिवसीय जो पदयात्रा शुरू हो रही है, कितना मिल रहा है, कितना प्रभाव या फिर कितना असर वहां पर पदयात्रा का आप देख पा रहे हैं विनीत? कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं कार्यकर्ता हरीश रावत के साथ? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, यानी पूरा एक हुजूम यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि जब हरीश रावत जो हरिद्वार जिले में पहुंचते हैं तो एक काफिला उनके साथ चलने लगता है, तो आज वही काफिला उनके साथ फिर नजर आ रहा है। यानी प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं, नेता पक्ष भी पहुंचे हुए हैं और खुद हरीश रावत के साथ जो स्थानीय विधायक है वो भी यहाँ पे मौजूद है और काफी संख्या में जो जनता है वो भी यहाँ पे मौजूद है। जी ठीक है, हरीश रावत के साथ में करण माहरा भी पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की मौजूदगी भी वहां पर है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी साथ चल रहे हैं, ये जानकारी दे रहे थे विनीत। शुक्रिया विनीत आपका पूरी जानकारी के लिए। धारचूला से खबर है, धारचूला में आग का तांडव देखने को मिला। बस स्टेशन के पास दुकानों में भीषण आग लगी। इस दौरान 14 दुकानें जलकर के खाक हो गई हैं। बताया जा रहा है कि ये घटना देर रात करीब 2:30 बजे के आसपास की है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग किस वजह से लगी ये अभी तक साफ नहीं है। बस स्टेशन के पास भीषण अग्निकांड, 14 दुकानें आग की जद में आने की वजह से खाक हो गई हैं।
लाखों का नुकसान भी हुआ है कहा जा रहा है। अब आग की वजह क्या रही, ये स्थिति अभी तक साफ नहीं है। और हल्द्वानी के लोगों के लिए अच्छी खबर है, विद्युत विभाग शहर की बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड करने जा रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार को 270 करोड़ की डीपीआर भेजी गई है, जिसमें रामपुर रोड, तिकोनिया चौराहा, मुखानी चौराहा, बनभूलपुरा और कालाढूंगी चौराहे से संबंधित मुख्य मार्ग शामिल हैं। कालाढूंगी चौराहा, मेन बाजार, रामपुर रोड, मुखानी चौराहे तक, बनभूलपुरा पूरा क्षेत्र, नैनीताल रोड का मुख्य हिस्सा और हल्द्वानी का जो मेन बाजार है उस पूरे क्षेत्र को भूमिगत करने का प्रस्ताव दिया था। जो प्रस्ताव गठन किया गया है वो 270 करोड़ लगभग उसकी वित्तीय लागत है और हमें अभी भारत सरकार से जो संबंधित संस्थाएं हैं भारत सरकार की, उनसे स्वीकृति प्रिंसिपल सैंक्शन हमको मिल चुकी है और इसकी निविदाएं इत्यादि करने के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। खटीमा में भारत नेपाल को जोड़ने के लिए बन रही 4 किलोमीटर लंबी 4 लेन निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। 4 लेन निर्माण के लिए काटे जाने वाले 2263 पेड़ों का भौतिक सत्यापन करने के लिए वन विभाग और NHAI के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। 210 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर लंबी 4 लेन का निर्माण होना है। इंडो है जो नेपाल जो प्रोजेक्ट है जिसमें भारत की है जो नेपाल से कनेक्टिविटी दी जा रही है, इसका कार्य मतलब जो पिछले वर्ष था इससे डीपीआर हमारा हो गया था स्टार्ट और हमने ये इसी साल निवेदिता बुला के अपना कॉन्ट्रैक्टर भी मोबिलाइज कर दिया है। अभी फिलहाल जो प्रोजेक्ट पे वृक्ष जो पतन की एक्टिविटी चल रही है, ये 210 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है और ये 1.5 साल के अंदर अंदर तो हमें काम को कंप्लीट करना है। पौड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार फिर से लंपी वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक 6 मवेशियों की मौत इस वायरस की वजह से हो चुकी है, तो कई मवेशी इसकी जद में आने से बीमार हुए हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि अब तक करीब 10% मवेशी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं, जबकि 90% मवेशियों का टीकाकरण करके उनका इलाज किया जा चुका है। तो पौड़ी जिले में एक बार फिर से लंपी वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। 90% ये कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि मवेशियों को सुरक्षित कर लिया गया, 10% इससे प्रभावित है। के नए रोगी पशु हमारे पास आ रहे हैं, जो कि कुछ राहत की बात है। इसमें हमें कठिनाई जो हुई थी कि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में पशु चिकित्सक, पशुधन प्रसार अधिकारी और हमारे जो सहायक कर्मचारी चिकित्सालय पर होते हैं उनकी रिक्तियां हैं, पदों में बहुत रिक्तियां हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ दैनिक श्रमिक के रूप में भी सहायक कर्मचारियों को कुछ समय के लिए रखना पड़ा। और ये जो जिला योजना के माध्यम से हमें औषधि और वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है, उससे हमने बजट उसका प्रयोग करते हुए उपयुक्त मात्रा में दवाइयों का उपयोग किया है। कर्णप्रयाग से अगली खबर है, एक डॉक्टर ड्यूटी के दौरान नशे में धुत मिला है। बताया जा रहा है कि पशु चिकित्सा अधिकारी पशु डॉक्टर ने टैक्सी स्टैंड पर ही मंगवाया रजिस्टर और इसी दौरान लोगों ने नशे में टल्ली डॉक्टर को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अब पशुपालन मंत्री से शिकायत की गई है। नशे में धुत पशु चिकित्सा अधिकारी दिखाई दिया, ये देखिए आप तस्वीर दिखा रहे हैं। अपने कदमों से वो चल भी नहीं पा रहा, पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहा है। अब इस पूरे ही घटना की, इस प्रकरण की शिकायत की गई है पशुपालन मंत्री से और ब्लॉक प्रमुख देवाल के पशु चिकित्सा अधिकारी बताए जा रहे हैं। देवाल के डॉक्टर नशे में धुत मिला पशु चिकित्सा अधिकारी और लोगों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है, ये कहा जा रहा है। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया, जिसके बाद से ये वाला वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। पिथौरागढ़ से अगली खबर है। पिथौरागढ़ में बंगापानी तहसील में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। कनार गांव में बीमार शख्स को लोग कंधे पर उठा करके 20 किलोमीटर पैदल चलकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। गांव में मेडिकल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसी के चलते छोटी सी बीमारी पर लोगों को 20 किलोमीटर की दौड़ लगाकर बरम स्वास्थ्य केंद्र आना पड़ता है और वहां आकर के कोई इलाज मिल पाता है। अब देखिए, बरम से कनार की दूरी है 20 किलोमीटर और अगर कनार में कोई बीमार हो जाता है शख्स तो उसको इस तरीके से नीचे बरम लाया जाता है।
स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर हैं और किस तरीके से यहाँ पर लोगों की जिंदगी चल रही है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। बीमार शख्स को लकड़ी का स्ट्रेचर बना करके नीचे बरम लाया गया। और इसी खबर के साथ ही उत्तराखंड प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें आगे भी लगातार जारी हैं, आप रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।